नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं खान सर का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल देखिएगा। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया दोस्तों। याद रखिएगा किसकी सलाह पर, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। ठीक है, याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए दोस्तों। याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। ठीक है, कब गए थे? 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि बंगाल केसरी नाम से जाना जाता है, तो बिपिन चंद्र पाल को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार केसरी दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिए दोस्तों, याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका क्या नाम है दोस्तों? याद रखिएगा तो केसरी और मराठा जो है, ये बाल गंगाधर तिलक के पत्रिका का नाम है केसरी और मराठा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है दोस्तों। याद रखिएगा तो 2 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, खंडित मानसिकता। ठीक है, याद रखिएगा वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है? तो खंडित मानसिकता जो है दोस्तों, जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है दोस्तों? याद रखिएगा तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकनकारी कहलाती है। क्या कहलाती है? चिकनकारी। 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से, ठीक है, कौन सा बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दोस्तों ये क्या करता है? ये बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार कितने दोस्तों? मौलिक अधिकार 6 है। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 3 में किया गया है। ठीक है, भाग 3 में दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद कितना से कितना तक? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किसका उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया भाग 3 में दोस्तों। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार दोस्तों 6 है। ठीक है, याद रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसमें है? आर्टिकल 32 में है दोस्तों। ठीक है, इसको संविधान का आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा भी कहा गया दोस्तों। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी दोस्तों? याद रखिएगा तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 2009 को तैयार की थी। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की? 2009। अगला दोस्तों 6 नंबर सवाल कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा तो 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अंगद के द्वारा। याद रखिएगा कि गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? खालसा पंथ का स्थापना 1600, याद रखिएगा दोस्तों 1669 में हुआ था खालसा पंथ का स्थापना। याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि 1669 में खालसा पंथ का स्थापना हुआ था, जो गुरु गोविंद सिंह ने किया था दोस्तों। ठीक है, देखिए सिख गुरु के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे दोस्तों। याद रखिएगा सिख गुरु के प्रथम गुरु गुरु नानक थे, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था। 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? पटना में हुआ था। याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव दोस्तों, याद रखिएगा कि जहांगीर ने किस गुरु सिख का हत्या करवाया दोस्तों? गुरु अर्जुन देव का। ठीक है, याद रखिएगा। और बहादुर, गुरु तेग बहादुर का हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यानी 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किए थे? गुरु अंगद ने किए थे। अगला देखते हैं दोस्तों 7 नंबर सवाल कि निम्नलिखित
में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा दोस्तों? याद रखिएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। यानी कि कौन? तो भारत जो है ये देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा दोस्तों, भारत। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को, रूस की मुद्रा दोस्तों याद रखिएगा रूबल, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा देश दोस्तों वेटिकन सिटी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI, ठीक है, रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, विराट कोहली, याद रखिएगा। यानी कौन? तो विराट कोहली जो है ये 12,000 ODI रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी दोस्तों विराट कोहली, जो भारत के हैं, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काम का अधिकार, ठीक है। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? काम का अधिकार जो है ये उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, बल्कि चयन का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार, निवारण का अधिकार, ये सब क्या है दोस्तों? ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का 2019 के अधीन का अधिकार है, काम का अधिकार नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 10 नंबर सवाल कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमक कहते हैं। याद रखिए, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। NaCl। धोने का सोडा दोस्तों, याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? धोने का सोडा, खाने का सोडा, सोडियम, धोने का सोडा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, याद रखिएगा। तो NaCl दोस्तों नमक का सूत्र होता है, याद रखिएगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है NaCl, यानी कि नमक। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 11 नंबर सवाल। 11 है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? याद रखिएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 1980 में हुआ था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1980 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ दोस्तों, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों 12 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन देते दोस्तों क्या है, ठीक है, आइए ऑप्शन देते 12 का। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पे जो कह रहा है दोस्तों कि भारत और भूटान है, या भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल। यानी 12 का ऑप्शन में दोस्तों सी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश, याद रखिएगा। अब देखिए 13 नंबर सवाल, यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं, याद रखिएगा। तो 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, कपिल देव, ठीक है। कपिल देव के बाद, ठीक है, कपिल देव के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं, यानी 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 14 नंबर सवाल कि हिंद महासागर विश्व का महासागर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा महासागर, ठीक है, याद रखिएगा। हिंद महासागर जो है ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों, याद रखिएगा। हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर का नाम पड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि हिंद महासागर दोस्तों क्या है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी पूरब में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर दोस्तों भारत के, ठीक है। तो तीसरा सबसे बड़ा है दोस्तों कौन सा? हिंद महासागर। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा दोस्तों? प्रशांत महासागर, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है, ठीक है। यानी प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच जो है वो गहरा है दोस्तों करीब 11 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने? 15 सवाल देखिएगा दोस्तों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु के बने थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्र के बने थे। किसके थे? ताम्र। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? ताम्र के बने थे, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर देखिए 16 नंबर सवाल कि माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा
उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। यानी माही और सोम नदियों के संगम पर बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा माही नदी में, याद रखिए दोस्तों कि हम बताए थे कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है। 17 नंबर सवाल है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न सागर का हिस्सा है, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंद महासागर का, ठीक है। यानी ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है दोस्तों, हिंद महासागर का हिस्सा है। सबसे गहरा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है दोस्तों, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों, ठीक है। यानी 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए 19 नंबर सवाल, निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन डी कौन सा है दोस्तों, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर्गो कैल्सीफिरॉल। मेन रूप से याद रखिएगा कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल होता है दोस्तों, क्या होता है कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है दोस्तों, जो बच्चों में होता है, ठीक है। याद रखिएगा रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन डी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या माना जाता है, सूर्य का प्रकाश दोस्तों। याद रखिएगा अगर बात करेंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन B1 का कमी से, याद रखिएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, याद रखिएगा। टोकोफिरोल दोस्तों ये विटामिन ई का रसायन नाम होता है, विटामिन ई का रसायन नाम क्या होता है, टोकोफिरोल, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन ई का रसायन नाम टोकोफिरोल। विटामिन ई की कमी से दोस्तों बांझपन हो जाता है महिलाओं में, ठीक है। याद रखिएगा। तो अक्रिय विटामिन डी कौन सा है दोस्तों, आर्गो कैल्सीफिरॉल, यानी कि ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपके सामने 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था 1510 में दोस्तों, कब किया था, 1510 में। यानी पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार कर लिया था दोस्तों। और पुर्तगालियों ने गोवा को कब आजाद किया दोस्तों, यानी गोवा को कब छोड़ा दोस्तों, याद रखिएगा। तो 1961 को दोस्तों, 1961 को पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। यानी गोवा के लोगों ने पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ, तो 1961 को। किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की, 1510 में दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। मेन रूप से याद रखिएगा दोस्तों कि वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग खोज किए थे, कब, तो दोस्तों याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग खोज किया था। सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे दोस्तों, वहां के राजा थे केरल के जमोरिन, उन्होंने स्वागत किया था वास्को डी गामा का, ठीक है। याद रखिएगा। 1526 में दोस्तों क्या हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में, किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी दोस्तों याद रखिएगा लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, ठीक है। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, ठीक है। याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश का स्थापना किए थे 1526 में, ठीक है। याद रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। अकबर जीत गया था दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 21 नंबर सवाल कि कलकत्ता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थे दोस्तों, कलता बरुआ, ठीक है, एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो 21 का ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा, ये असम के रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, असम का दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 22 नंबर कि राजा अम्भी कहाँ के शासक थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, ये तक्षशिला के शासक थे, ठीक है। राजा अम्भी कहाँ के शासक थे, तक्षशिला के शासक थे, याद रखिए दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कि अयोध्या जो है, अयोध्या किस नदी किनारे से दोस्तों, अयोध्या जो है अयोध्या याद रखिएगा दोस्तों सरयू नदी किनारे से थे। उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी किनारे से, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए 23 नंबर सवाल देखिए। 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स होता है दोस्तों। तो विटामिन डी की कमी से, अभी बताया था आपको कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। जो सूखा रोग होता है दोस्तों वो बच्चों में होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रसायन नाम याद रखिए दोस्तों कैल्सीफिरॉल होता है। विटामिन सी का रसायन नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है दोस्तों। विटामिन सी का रसायन नाम कैल्सीफिरॉल। विटामिन सी का रसायन नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी होता है। विटामिन
विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन दोस्तों। विटामिन ई का रसायन नाम टेकोफिरॉल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है दोस्तों बांझपन होता है, जो महिलाओं में होता है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। विटामिन खोज किसने किया था? फंक ने किया था विटामिन खोज, ठीक है। अगला सवाल देखिए 24 नंबर कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युत बल, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए 25 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें दोस्तों कि कौन सा कथन गलत है, तो देखिए सबसे पहला है खाता धारक को रुपये पे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है दोस्तों, ये भी सही है। बैंक खाते से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। यानी PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है दोस्तों, ये गलत है, ब्याज मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा मेन रूप से। क्या है पूछा है कि गलत पूछा है दोस्तों, कौन गलत है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गलत है। अगला है कि पात्र धारक खातों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है, ये सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी क्या है? गलत है। 25 का ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 26 नंबर सवाल है कि लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है। लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 27 नंबर कि प्यूर्टो रिको खाई, ठीक है, निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। यानी प्यूर्टो रिको खाई जो है ये किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, ठीक है दोस्तों। यानी कि बात करेंगे कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रायंगल सबसे गहरा है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। हिंद महासागर दोस्तों ये याद रखिएगा, महासागर में सबसे तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, जो हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है दोस्तों, हिंद महासागर का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 28 नंबर कि मुगल सामग्री नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? याद रखिएगा। तो 28 का ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, ये आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी मुगल सामग्री, याद रखिए दोस्तों, समागी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनाया गया इम्तिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है? याद रखिएगा, लखनऊ जो है ये गोमती नदी किनारे स्थित है। दिल्ली दोस्तों यमुना नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 29 का ऑप्शन में दोस्तों ये हो जाएगा, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है, ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 30 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 30 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? फिर से रिपीटेड सवाल है दोस्तों, ठीक है, रिपीटेड सवाल है। ये 1980 में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। अगला सवाल देखिए 31 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी दोस्तों? याद रखिएगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, ठीक है। यानी किस राष्ट्रीय आंदोलन में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हो गया था दोस्तों, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 1905 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन सब शुरू कब हुआ था दोस्तों? यानी याद रखिएगा कि 12 मार्च 1930 को या शुरू हुआ था, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक चला था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मेन रूप से किस राष्ट्रीय आंदोलन में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 32 नंबर कि प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं? याद रखिएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, मलेरिया के, ठीक है। यानी प्रोटोजोआ किस रोग के? तो मलेरिया के प्रति रोग कारक होते हैं। 32 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 33 नंबर देखिएगा, ठीक है। 33 नंबर सवाल है कि मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
तल सेल कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सेल कहा जाता है। 33 का ऑप्शन नंबर सी। 34 देखिएगा कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा। यानी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? एम.के. स्टालिन। याद रखिएगा, एम.के. स्टालिन जो वर्तमान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री दोस्तों एकनाथ शिंदे। केरल का पिनराई विजयन। ठीक है, याद रखिएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर कि बाबर ने, यहाँ पर खाली स्थान, नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं तो 35 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, तुलुगमा। ठीक है, यानी सेना ने, बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की। कौन सा नामक युद्ध पद्धति? तो तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ठीक है दोस्तों। बाबर दोस्तों मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर ने ही किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 36 नंबर सवाल है कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? दोस्तों याद किया। तो 36 का ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने? तो उत्पल कुमार सिंह ने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। 36 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल कहा आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा का भंडार संरक्षक है दोस्तों, ये सही है। आरबीआई सरकार का बैंकर है दोस्तों, ये भी सही है। आरबीआई बैंकर का बैंक है दोस्तों, ये भी सही है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है दोस्तों, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ये क्या है? गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। मेरे से पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही नहीं है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, देखिए मेरे से याद रखिएगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था आरबीआई का स्थापना दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। ठीक है, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 38 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने, थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? सबसे पहला है कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करनी चाहिए दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 38 का मेन रूप से देखेंगे दोस्तों कि ऑप्शन बाय ऑप्शन देखिए। सबसे पहले क्या है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कर के बाद 5,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक निवल लाभ होना चाहिए दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, पिछले 5 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, और मेरे देखते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ना ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन ना बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों कि पिछले 5 वर्षों की औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए दोस्तों, ये भी गलत है। देखिए नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ये दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों 39 नंबर सवाल। 39 है कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 यानी कि TX2 प्रदान किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को। ठीक है, याद रखिएगा। किस बाघ अभ्यारण्य को? तो पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर, ठीक है, 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला दोस्तों सबके सामने 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 नंबर सवाल कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में परना पोर्टल लॉन्च किया गया था। परना का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों कि पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 40 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए दोस्तों 41 नंबर सवाल।
41 आपके सामने कि किस विमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सेना अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 41 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार कमांड। ठीक है, याद रखिए किस कमांड में, तो अंडमान एंड निकोबार कमांड में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े पैमाने पर संयुक्त सेना अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा कि नौसेना का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 4 दिसंबर को याद रखिएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। वायुसेना दोस्तों 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ठीक है, अगला 42 नंबर सवाल कि मेडेन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है, याद रखिए दोस्तों। 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव जो है ये मेडेन मियामी ओपन टाइटल 2023 जीता है दोस्तों, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 43 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिम एयरबेस स्पेस पोर्ट से सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है दोस्तों। ठीक है, किस देश ने किया है, याद रखिएगा दोस्तों। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इजराइल ने किया। ठीक है, यानी किस देश ने, इजराइल ने पामाचिम एयरबेस स्पेस पोर्ट से सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा इजराइल की राजधानी दोस्तों जेरूसलम। इजराइल संसद का क्या नाम है, नेसेट। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस। याद रखिएगा दोस्तों, बात करेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है दोस्तों, अबू धाबी। ठीक है, क्या है, अबू धाबी। यूएस राजधानी वाशिंगटन डीसी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 44 नंबर, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सुब्बी सुब्रमण्यम को। ठीक है, सुब्बी सुब्रमण्यम को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुब्बी सुब्रमण्यम को। 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 45 नंबर सवाल 45 है कि खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 45 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, 4 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 अप्रैल को दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 46 नंबर, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 2026 तक। कब तक, 2026 तक, यानी 46 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए दोस्तों 47 नंबर सवाल। ठीक है, 47 नंबर सवाल है दोस्तों कि फिक्की महिला संगठन एफएलओ के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया दोस्तों, याद रखिएगा। तो 47 का ऑप्शन दोस्तों ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सुधा शिव कुमार। ठीक है, फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, सुधा शिव कुमार, यानी 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 48 नंबर, 2023-2025 के 2 साल के कार्यकाल के लिए टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों, याद रखिएगा कौन बनी है। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीनू झावर बनी है। कौन बनी है, सीनू झावर, यानी 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए 49 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 49 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, यानी किस राज्य सरकार ने, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों, भजन लाल, याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, ठीक है, भूपेंद्र पटेल कौन है दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र के कौन है, एकनाथ शिंदे, और उत्तर प्रदेश के याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ। अगला सवाल देखिए 50 नंबर कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर हेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है, किसने किया है दोस्तों। 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वानंद सोनेवाल दोस्तों। ठीक है, किसने किया है, सर्वानंद सोनेवाल, यानी हाल ही में किसने, तो सर्वानंद सोनेवाल ने राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है, सर्वानंद सोनेवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए 51 नंबर सवाल देखिएगा।
51 आपके सामने है कि पादपों को समूहों से विभाजित किया जाता है, भिन्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, ऑर्थ्रोपोडा नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी थैलोफाइट है दोस्तों, नग्न बीजी भी है और आवृत बीजी भी है, ऑर्थ्रोपोडा नहीं है। यानी कि पादपों को समूहों से विभाजित किया जाता है। ठीक है, इन विकल्पों में कौन से उनमें एक नहीं है, तो ऑर्थ्रोपोडा नहीं है, यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 52 नंबर कि परम सिद्धि संदर्भित करता है। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। ठीक है, यानी परम सिद्धि संदर्भित करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 53 नंबर देखिएगा। 53 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है दोस्तों, तो 53 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, काली मिर्च। ठीक है, नमक है दोस्तों, सोडियम मेटाबाई सल्फाइड है, सोडियम बेंजोएट भी है दोस्तों, क्या है, काली मिर्च नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 54 नंबर, अल्ट प्लस TAB टैब खाली स्थान का एक शॉर्टकट है दोस्तों, क्या है, तो 54 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 54 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। यानी अल्ट प्लस टैब खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने का एक शॉर्टकट है। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 55 नंबर सवाल। 55 आपके सामने है कि एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 55 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है, क्या है, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है दोस्तों, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 56 नंबर। 56 है आपके सामने कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 56 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जॉन शेफर्ड बैरन को। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 57 नंबर कि ब्रेसिका कंप्रेटिक्स, ठीक है, कंपेटिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये सरसों का है। ठीक है, ब्रेसिका कंपेट्रिक्स किस पौधे का वनस्पतिक नाम है, तो सरसों का है दोस्तों, यानी 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर देखिए 58 नंबर सवाल देखिएगा। 58 आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टैली। टैली क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एंड्रॉइड, ठीक है, उबंटू, मिंट, ये क्या दोस्तों, एंड्रॉइड, उबंटू और मिंट, ये सब क्या दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, टैली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 59 देखिएगा कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्द्रता मापा जाता है, याद रखिएगा, आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अगला सवाल देखिए 60 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 60 नंबर सवाल देखिएगा, क्या कर आपके सामने 60 है कि लेड रासायनिक प्रतीक क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। तो Pb होता है लेड का, पारा। ठीक है, 60 का ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों। Fe से क्या होता है दोस्तों, लोहा होता है। मैग्नीज, जिंक होता है दोस्तों। Mn से क्या होता है, मैग्नीज। Zn से दोस्तों जिंक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 61 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 61 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, क्या कर रहा है, 61 है कि वह सिस्टम जो IP पत्ते यानी कि IP एड्रेस जो को आसानी से याद रखी जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए 62 नंबर सवाल देखिएगा। 62 आपके सामने है कि DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा पे वार करने में सक्षम मिसाइल है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 62 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, अस्त्र है। क्या है, अस्त्र। DRDO का स्थापना कब हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। तो DRDO का स्थापना 1958 को हुआ था। ठीक है, DRDO का मुख्यालय कहाँ से था, नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। तो DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल, तो अस्त्र जो है हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है दोस्तों, अस्त्र। ठीक है, अगला देखिए 63 नंबर, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 1 किलो बाइट जो है कितने बाइट के बराबर होता है, तो 63 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, 1024 बाइट के बराबर होता है दोस्तों। कितने बाइट के, 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 64 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरा पौधा। क्या है, हरा पौधा जो है एक अजैविक घटक नहीं है बल्कि जल, सूर्य प्रकाश, मृदा, ये सब क्या दोस्तों, क्या है, अजैविक घटक है। हरा पौधा अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, हरा पौधा दोस्तों जैविक घटक है।
64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 65 नंबर। 65 है कि सौर प्रजामंडल सोलर कोरोना का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 65 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, आदित्य L1 कहा जाता है। ठीक है, सौर प्रजामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है, आदित्य L1 कहा जाता है। अगला देखिएगा 66 नंबर कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो 66 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है, एथिलीन का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 67 नंबर कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 67 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, जॉर्ज लैमेत्रे ने दिए थे। कितने दिए थे, लैमेत्रे। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था, जॉर्ज लैमेत्रे ने दिया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 67 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने 68 नंबर 68 सवाल देखिएगा। 68 है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर हो जाता है दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है ये सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, जिसका राजधानी क्या होता है दोस्तों, बेंगलुरु होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ दोस्तों, 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। झारखंड का स्थापना दोस्तों, ठीक है, याद रखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़ का कब हुआ था दोस्तों, छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ के वर्तमान नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, विष्णुदेव साय। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, हेमंत सोरेन। ठीक है, और रेवंत रेड्डी जो दोस्तों वर्तमान तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं, रेवंत रेड्डी। अगला सवाल देखिए 69 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 69 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरू रज्जु। कौन होता है दोस्तों, मेरू रज्जु, यानी कि 69 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 70 नंबर सवाल देखिएगा। 70 नंबर सवाल है कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है, याद रखिए दोस्तों। 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाइकस बेंगलेंसिस। ठीक है, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, फाइकस बेंगलेंसिस, यानी 70 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दोस्तों 71 नंबर कि सिंधु घाटी को सोने घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, यानी सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अकबर का जन्म कब हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में अमरकोट में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। यानी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा अकबर के कहने पर लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अकबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। एक और हुआ था बिलग्राम का युद्ध, जो 1539 में हुआ था, बिलग्राम का युद्ध सबसे पहले। फिर 1540 में कन्नौज का युद्ध। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें 1539 में हुआ था एक चौसा का युद्ध। ठीक है, और 1540 में बिलग्राम का युद्ध, जिसे हम कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, उसी को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोनों के बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, दोनों युद्ध में ही शेरशाह सूरी जीत गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। 72 नंबर देखिएगा। 72 नंबर सवाल है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32। ठीक है, यानी कितने बच्चों को, तो 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए 73 नंबर कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 73 का ये हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम। ठीक है, कौन सा है, रॉलेट अधिनियम। किस ब्रिटिश नीति ने, तो रॉलेट अधिनियम ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था दोस्तों। रॉलेट को क्या कहा जाता है, बिना अपील बिना दलील या बिना वकील कानून। रॉलेट कब हुआ था, 1919 में हुआ था। रॉलेट के दौरान ही दोस्तों 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए थे, किचलू और सतपाल। ठीक है, उन्हीं को बचाने के लिए दोस्तों एक सभा का आयोजन किया गया था, उन्हीं को छुड़ाने के लिए। ठीक है, जिसमें से सभा का जो सभा में गोली चलाने दे दिए थे जनरल ओडायर थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे दोस्तों। ठीक है, जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था, हंटर आयोग का गठन किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। साइमन कमीशन कब आया था भारत, 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने
74 सवाल देखिए, 74 नंबर कि सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सितंबर में, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि किस माह में, तो सितंबर माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है। 74 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 75 नंबर सवाल, ठीक है। 75 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, 75 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है, याद रखिएगा। तो 75 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, श्री मनमोहन सिंह, ठीक है। कौन सा, तो श्री मनमोहन सिंह जो है राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों ये लोकसभा में सदन का नेता रहे हैं, ठीक है। प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं, नरेंद्र मोदी में तो है ही दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों, केरल में, ठीक है। यानी कि किस राज्य में, तो केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों, ठीक है। 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 77 नंबर सवाल देखिएगा कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 77 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, किस शहर में गांधी जी को, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, लखनऊ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप दिल्ली, पटना, लखनऊ ना अहमदाबाद दोस्तों, चंपारण बुलाया गया था दोस्तों। चंपारण कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये बिहार में पड़ता है। मेन रूप से अगर ऑप्शन देखेंगे तो मेन रूप से दोस्तों पटना होना चाहिए, ठीक है। मेन रूप से आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो गांधी जी को किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था दोस्तों, ठीक है। कहाँ बुलाए थे, तो बिहार के चंपारण में बुलाए थे, ठीक है, बिहार के चंपारण में, ठीक है। यानी कि समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था दोस्तों, ठीक है। वो दोस्तों बिहार में बुलाए थे, ठीक है। यानी कि 77 का ऑप्शन नंबर मेन रूप से बिहार होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे अगला सवाल देखिए दोस्तों, 78 नंबर सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 78 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, दमन, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी नदी, तो दमन जो है दादर और नगर हवेली में बहती है, याद रखिए दोस्तों। अगर बात करते हैं कि गोदावरी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा। गोदावरी को वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जिसकी लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, याद रखिए। गोदावरी नदी निकलती है नासिक के त्रिमकम के पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। 78 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने, 79 नंबर सवाल देखिएगा। 79 आपके सामने है कि इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 79 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ठीक है। किस रेलवे स्टेशन को, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को, रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया दोस्तों। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, 1945 में, ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ से दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को का स्थापना 1945 में होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 80 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अगर बात करते हैं तो 80 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद दोस्तों बिहार। बिहार दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पे, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें नंबर पे आता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 81 नंबर सवाल, 81 है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो 81 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, 1881 में किया गया था। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो की गई थी 1881 में, वो लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले की जनगणना अगर बात करते तो 1872 में किया गया था। किसी का काल में, किसी शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो शासनकाल में। उसके बाद 10 की अठारह जो जनगणना शुरू किया गया था 1881 में, वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया गया दोस्तों, ठीक है, संपूर्ण जनगणना, ठीक है, याद रखिएगा। और बात करते दोस्तों अगला सवाल देखिएगा 82 नंबर कि 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया है, याद रखिएगा। तो 82 का ऑप्शन में दोस्तों याद रखिएगा, बी हो जाएगा, बिश्केक, ठीक है। 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुख की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया दोस्तों, तो ये बिश्केक में किया गया, याद रखिएगा। यानी 82 का ऑप्शन में दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 83 नंबर सवाल,
83 आपके सामने है कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 83 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। कहाँ किए हैं? ट्रॉम्बे, मुंबई में किए हैं। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? ट्रॉम्बे, मुंबई में किए हैं। ठीक है, अब देखिए 84 नंबर कि इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट्स चलाया था दोस्तों? किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। कौन चलाए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए तो आज का लास्ट सवाल 85 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 85 है कि साल तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। ये भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। किसके बीच में स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा पर साल तोरो कंगार घाटी कंगरी चोटी स्थित है दोस्तों। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।